हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग अशोक के स्तंभ लेख के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि अशोक के स्तंभ लेख कहाँ कहाँ थे। तो स्तंभ के बारे में सबसे पहले बता दें कि स्तंभ के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो स्तंभ के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि मौर्यकालीन राजाओं के बारे में, मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में और मौर्यकालीन प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानने का जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है वो है अशोक के लेख। अशोक के जो भी लेख हैं, स्तंभ लेख, शिला लेख और गुहा लेख। तो स्तंभ लेख के बारे में, शिला लेख के बारे में पहले बता चुके हैं हम पिछले वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियोज़ में हम लोग अशोक के स्तंभ लेख के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत में ही पाया गया है और ये पूरी की पूरी तरीके से ब्राह्मी लिपि में पाई गई है अशोक के जो भी स्तंभ लेख हैं। तो स्तंभ लेख के बारे में बता दिए कि क्यों जानना ज़रूरी है। कि लेख इसीलिए जानना ज़रूरी कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है कि मगध के बारे में सबसे ऑथेंटिक सोर्स यही है। तो आइए बिना वक्त जाया करते हुए हम लोग चलते हैं और अशोक के स्तंभ लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए, पहला अशोक का जो स्तंभ लेख है उसका नाम है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये दोनों, ये एक टोपरा में था, एक मेरठ में था, जिसको कि सल्तनत काल के जब मध्यकालीन राजा जो फिरोज शाह तुगलक वंश के राजा जो थे, फिरोज शाह तुगलक इसको टोपरा से और मेरठ से उठा करके दिल्ली लाए थे। उसके बाद तीसरा जो है वो है रामपुरवा। रामपुरवा जो कि बिहार में है, रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार में है। और उसके बाद बिहार में आपको 3 देखने को मिल जाएंगे, एक रामपुरवा, एक लौरिया अरेराज, एक लौरिया नंदनगढ़। ये तीनों जो हैं कि बिहार में है। और एक ये लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में, और रामपुरवा भी आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे, चंपारण में ही। तो बिहार से 3 स्तंभ लेख थे। इससे स्तंभ लेख बिहार से मिलने का ये रीज़न होता है, इससे ये जानकारी मिलती है हमें कि बिहार में शासन बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चली थी। उसके बाद आता है प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये सबसे ऐतिहासिक है और इसमें 3 वंश के बारे में, 3 शासनकाल के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे कि सबसे पहले मौर्य के बारे में, जो कि मौर्य के शासक अशोक के बारे में। उसके बाद गुप्त के बारे में, गुप्त राजा समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसके राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था इसमें। उसके बाद मुगल काल के बारे में आते हैं तो जहांगीर के बारे में भी इसमें जानकारी मिलता है। और इसे अकबर, वहाँ से अकबर कहाँ लाते हैं इसे, प्रयाग। प्रयाग जो कि वर्तमान आप जानते हैं प्रयागराज, जो कि पुराने ज़माने के इलाहाबाद था, पहले भी नाम उसका प्रयागराज ही था। तो प्रयागराज ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको अकबर लाता है। उसके बाद है सारनाथ। सारनाथ स्तंभ लेख में अभी जो आप भारतीय एम्ब्लेम देखते हैं, जो भारतीय प्रतीक देखते हैं, भारतीय प्रतीक में आप देखते होंगे शेर के जो चिन्ह होते हैं, वो शेर का जो मुखौटा है वो यहीं से उठाया गया था। वो जो प्रतीक है वो सारनाथ में अशोक के स्तंभ से लिया गया है। उसके बाद संकीसा यूपी में आया था। उसके बाद एक कौशाम्बी अभिलेख है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि इसी में कौशाम्बी अभिलेख में ही अशोक के पत्नी और उनके पुत्र के बारे में जानकारी मिलता है, इसलिए ये कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। उसके बाद रुमिनदेई अभिलेख, ये सबसे छोटा अभिलेख है। रुमिनदेई अभिलेख में ही जब अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 20वें वर्ष जब जाते हैं, वहाँ शासन करने जब जाते हैं, शासन करते हैं लुम्बिनी के बाद, लुम्बिनी ग्राम ये जाते हैं यात्रा पे। तो रुमिनदेई अभिलेख में ही ये लिखा हुआ है कि अशोक अपने शासनकाल में जब लुम्बिनी की यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान ही वो कर को 1/4 से 1/8 कर देते हैं। और वहाँ के धार्मिक कर, जिसका कि नाम बलि है, वहाँ की धार्मिक कर बलि है, उस बलि को, धार्मिक कर को बैन कर देते हैं, फ्री कर देते हैं सभी के लिए, धार्मिक कर को समाप्त कर देते हैं अशोक। अब अशोक समाप्त इसलिए करते हैं क्योंकि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति ज़्यादा रुझान था, और ज़्यादा रुझान होने के कारण अशोक
अब ज़्यादा रुझान होना, बौद्ध धर्म के प्रति रुझान होना और लुम्बिनी की यात्रा में जाते हुए कर को सीधा रिड्यूस कर देना, हाफ कर देना। तो इसका रीज़न ये था कि लुम्बिनी में ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म होता है, इसीलिए उनके जन्म स्थान को पवित्र स्थल माना जाता है। इसीलिए जब वो रुमिनदेई में गए वहाँ, तो रुमिनदेई में लिखा गया कि जब अशोक अपनी यात्रा के दौरान लुम्बिनी गए थे तब जाकर के उन्होंने टैक्स को हाफ कर दिया था। ठीक है, ये सवाल आपसे, यही सारे सवाल आपसे रहेंगे। जैसे कौशाम्बी के अभिलेख में क्या रहेगा बच्चों की, कौशाम्बी के अभिलेख ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुमिनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के बारे में रहेगा कि जब वो टैक्स कम करने गए तो कहाँ, किस अभिलेख में है कि टैक्स को कम करा, तो वो रुमिनदेई अभिलेख में। उसके बाद सारे कूना जो कि कंधार में है, आपने जितने भी देखे ये सारे जो अभिलेख हैं, ये सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन सारे कूना अभिलेख कंधार में मिलता है, कंधार में मिलता है। और ये भारत के बाहर होने की वजह से ये ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। तो आप जान गए, यही है अशोक के 7 स्तंभ लेख के बारे में जानकारी। स्तंभ लेख इसलिए था, अब बता देते हैं कि जैसे सबसे पहले आपको बताए थे शिलालेख के बारे में कि शिलालेख के माने बड़े शिलाओं, बड़े पत्थरों पे लिखा गया वही लेख। शिलालेख शिलाओं पे लिखा गया, शिला मतलब पत्थरों पे लिखा गया। स्तंभ लेख, स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर, पिलर पे, तो पिलर पे ये लिखे गए थे। अब पिलर पे क्यों लिखे गए थे, तो भाई हर एक जगह तो पत्थर, पहाड़, पर्वत हर एक जगह तो नहीं अवेलेबल हो सकते, तो जितने जगह अवेलेबल नहीं थे उतने जगह पे अशोक एक पिलर खड़ा करके उसको खुदाई करके गड़वा के उसके बाद पिलर पे ये सारे बातों को लिखवाते हैं। उसके बाद इसमें यही याद रखना कि दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का जो अभिलेख है उसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आते हैं, एक टोपरा से और मेरठ से। ठीक है, उसके बाद रामपुरवा, लौरिया रेराज और लौरिया नंदनगढ़ जो है वो चंपारण में है, बिहार में है। बिहार में 3 अभिलेख। बिहार में कितने अभिलेख, बिहार में 3 अभिलेख। कौन कौन, रामपुरवा, लौरिया रेराज और लौरिया नंदनगढ़। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में है कि हरिसेन लिखते हैं, ठीक है, और ये अकबर लाते हैं। ये 3 काल के बारे में बताता है। कौन कौन 3 काल, कौन कौन, सबसे पहले मौर्य काल, और दूसरा मौर्य के बाद कौन सा, गुप्त, गुप्त के बाद मुगल। तो तीनों राजाओं के बारे में भी पता है आपको। इसमें मौर्य में कौन सा, अशोक, और गुप्त में कौन सा, समुद्रगुप्त, और तीसरा मुगल, मुगल में जहांगीर के बारे में। उसके बाद अकबर इसको लाते हैं, और सारनाथ से ही आपको मिलता है जानकारी, जो कि इम्ब्लेम है शेर का। आपको तो ऐसे सामने से आपको देखने पे 3 फेस ही दिखता है, 3 शेर ही दिखता है, लेकिन वो 4 शेर होते हैं। ठीक है, और एक संकीसा यूपी में मिलता है। ये आपके अभिलेख हैं, आप इसे देखिए, एग्ज़ाम में आपको इतने ही सवाल रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।